नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। वक्त 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का है और इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको खबर विस्तार से बताएंगे। खबर फटाफट अंदाज में भी होगी। सबसे पहले बात करते हैं, रूस और फिनलैंड के बीच तनाव बढ़ने वाला है। पिछले दिनों फिनलैंड ने घोषणा करते हुए कहा कि वो नेटो में शामिल होने का समर्थन करता है। बस इसी बात से खफा रूस ने अब फिनलैंड को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। यूक्रेन के बाद अब रूस फिनलैंड के खिलाफ अभियान छेड़ने की तैयारी में है। अब विदेशी मीडिया के हवाले से खबर आई कि रूस फिनलैंड को सप्लाई होने वाली बिजली को रोकने जा रहा है और इसके पीछे बकाया भुगतान को वजह बताया गया। खबरों की माने तो रूस की सरकारी एनर्जी फर्म इंटर RAO फिनलैंड के लिए बिजली सप्लाई बंद कर रखी है, क्योंकि उसे 6 मई के बाद से पैन यूरोपियन एक्सचेंज नॉर्थ पूल के माध्यम से बेची गई बिजली का भुगतान नहीं किया गया। फिलहाल भुगतान में देरी को लेकर कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ। फिनलैंड पर अंधेरे में डूबने का खतरा है और ये वो दौर है जब देश पहले से मॉस्को की तरफ से गैस सप्लाई में कटौती की तैयारी कर रहा है और इस तनाव का कारण बताया जाता है फिनलैंड का नाटो में शामिल होने का फैसला। वहीं फिनलैंड का कहना है कि रूस से आपूर्ति और बिजली को कोई खतरा नहीं है, जो फिनलैंड की कुल खपत का 10% हिस्सा है। स्वीडन से बिजली आयात और घरेलू उत्पादन से रूसी बिजली कटौती को पूरा किया जाएगा। तो वहीं फिलहाल यही माना जा रहा है कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के फैसले को रूस एक तरह से खतरे के तौर पर देख रहा है। फिनलैंड की तरफ से जो कदम उठाया गया उसके बाद रूस एक बार फिर से आक्रामक नजर आ रहा है। अब क्या रूस का अगला कदम होगा फिनलैंड को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। उधर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान UAE के अगले राष्ट्रपति होंगे। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन के बाद वो कुर्सी संभालेंगे। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का शुक्रवार को निधन हो गया, जिसके बाद राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो गई थी। अब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान UAE के अगले राष्ट्रपति होंगे। 13 मई को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक हिज हाईनेस शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया था। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि 40 दिनों के शोक की घोषणा की गई है। इसके अलावा सभी मंत्रालयों और प्राइवेट सेक्टर में 3 दिन तक कामकाज बंद रहेगा। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर शुक्रवार को शोक जताया और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत और UAE के संबंध समृद्ध हुए। नाहयान का शुक्रवार को निधन हो गया। वो 73 साल के थे। शेख खलीफा 3 नवंबर 2004 से UAE के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में सेवाएं दे रहे थे। इस निधन के बाद कहीं ना कहीं जो वहां पर राजकीय शोक घोषित किया गया है, उसके बाद भारत की तरफ से भी कई राजनेताओं ने शोक संवेदना प्रकट की है। उधर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन भी किया गया है। साथ ही प्रशासन ने परिवार की मदद का फैसला भी लिया है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद प्रशासन ने परिवार की मदद का फैसला किया। वहीं इस मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया है। LG ऑफिस ने ट्वीट कर कहा कि आतंकी हमले के सभी पहलुओं की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का निर्णय लिया गया। संबंधित थानों के SHO को भी मामले में अटैच किया गया। उपराज्यपाल के ऑफिस के बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकियों के हमले में मारे गए राहुल भट्ट की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को वित्तीय सहायता देने का वादा किया। राहुल भट्ट की बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। आतंकवादियों ने चरुड़ा शहर की तहसील कार्यालय के भीतर घुसकर राहुल भट्ट को गोली मारी थी। भट्ट को प्रवासियों के लिए विशेष नियोजन पैकेज के तहत 2010-11 में क्लर्क के तौर पर सरकारी नौकरी मिली थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शुक्रवार को कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट के परिजनों से मिले, उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलवाया। हालांकि इसे लेकर लोगों में गुस्सा भी फूटा। अलग अलग जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। वहीं 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। राहुल भट्ट की हत्या के बाद एक तरफ जहां प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी लोगों में आक्रोश है। उधर पंजाब के अमृतसर में गुरु नानक हॉस्पिटल में आग लग गई। घटना के बाद अफरा तफरी के हालात बन गए। जहां दिल्ली के मुंडका में इमारत में लगी आग ने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया, वहीं पंजाब के अमृतसर में गुरु नानक हॉस्पिटल में आग लग गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की वजह हॉस्पिटल के पीछे ट्रांसफार्मर में उठी चिंगारी बताई गई। जानकारी के मुताबिक आग इतनी तेजी से भड़की कि किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। मरीजों के बीच चीख पुकार मच गई। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। हॉस्पिटल के पीछे लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से हादसा विकराल हो गया।
पहले एक ट्रांसफार्मर में आग लगी, फिर दूसरे, और देखते ही देखते आग का धुआं पूरे हॉस्पिटल में फैल गया, जिसके कारण मरीजों में अफरा तफरी मच गई और वो अपने रिश्तेदारों के साथ बाहर सड़क की तरफ भागे। हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड में बड़ी संख्या में मरीज थे जो बाहर की तरफ भागे और जाकर सड़कों पर लेट गए। मरीजों के मुताबिक आग के धुएं की वजह से उनका सांस लेना मुश्किल हो गया था, लेकिन उनकी किसी ने मदद नहीं की और वो खुद ही बाहर निकले, अपनी जान बचाई। सूचना के बाद दमकल विभाग और कैबिनेट मिनिस्टर हरभजन सिंह मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग की करीब 12 गाड़ियों ने आग पर कड़ी मुशक्कत के बाद काबू पाया। तब तक बिल्डिंग पूरी तरह से जल चुकी थी। कैबिनेट मिनिस्टर हरभजन सिंह ने मामले की जाँच की बात कही है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। जिस तरीके से आग की घटनाएं बढ़ रहे हैं वो वाकई एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस आगजनी की वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। मुंडका में हमने देखा क्या हालात बने हुए हैं। गुरु नानक हॉस्पिटल में आग क्यों लगी, वजह तलाशनी बेहद जरूरी है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस पार्टी खटिया पर नजर आ रही है। गुड लक एंड गुड बाय टू कांग्रेस पार्टी। राजस्थान के उदयपुर में जारी चिंतन शिविर के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी खटिया पर नजर आ रही है। गुड लक एंड गुड बाय टू कांग्रेस पार्टी। सुनील जाखड़ ने शनिवार को अपने आधिकारिक फेसबुक पेज से लाइव होकर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर की जा रही राजनीति पर सवाल उठाए और आला कमान पर निशाना साधा। सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब में जो कांग्रेस के इंचार्ज थे उन्हें नोटिस न देकर हमें दिया गया। अगर मेरी वजह से पंजाब में सरकार नहीं बनी तो हमें निकाला क्यों नहीं। उन्होंने आगे कहा कि नोटिस देकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। चापलूसों के साथ रहना आपको मुबारक हो, लेकिन फैसले तो लीजिए। का नाम था खाट पे चर्चा। आज कांग्रेस पार्टी खटिया पे नजर आ रही है। अगर आज समय रहते नहीं संभले, वक्त की फिक्र करना दा क़यामत आने वाली है। गुड लक टू कांग्रेस पार्टी एंड टुडे आई अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर, दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता सुनील जाखड़ का पार्टी को अलविदा कहना। एक चिंता का विषय एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर है। उधर अनुराग सिंह ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान चुराह विधानसभा क्षेत्र के कोठी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान बिलासपुर के चुराह विधानसभा क्षेत्र के कोठी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चंबा जिले की सीमाओं पर सेवा देने वाले एसपीओ के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत करने के बाद उनके मानदेय के बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम चंबा जिले में FM की सुविधा को लेकर जल्द ही इसी साल टावर लगाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा चंबा जिले के ग्रामीण इलाकों में भी नेटवर्क की समस्या को लेकर परेशानी हो रही है। इसके बारे में भी टेलीकॉम मिनिस्टर से बातचीत करने के बाद टावर लगाने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 60 सालों में अन्य सरकारों ने इतना काम नहीं किया जितना कि 8 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने काम किया। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में केंद्र सरकार ने 45 करोड़ जनधन खाते खोले। इसके अलावा 12 करोड़ महिलाओं को गैस के मुफ्त कनेक्शन दिए, 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया। इसके अलावा हर घर को नल योजना के साथ जोड़ा गया और हर घर को बिजली देने का प्रयास भी सरकार की तरफ से किया गया। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल से ही आते हैं और ऐसे में हिमाचल के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। एक के बाद एक वो रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और करोड़ों की सौगात भी दे रहे हैं। उधर अनिल विज के जनता दरबार में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ फरियादी पहुंचे। विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अंबाला छावनी के जनता दरबार में एक बार फिर फरियादियों का सैलाब देखने को मिला। अनिल विज के सामने रोते बिलखते लोगों ने अपनी शिकायतें रखी और विज ने मौके से ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का निवारण करने के लिए कार्रवाई के आदेश दिए। विज के जनता दरबार में प्रदेश के कोने कोने से हजारों लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। भीषण गर्मी के बावजूद विज के जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ देखने को मिली, जिसे लेकर विज ने कहा कि जो भी उनके पास शिकायत लेकर आता है उसकी समस्या का निवारण करना उनका धर्म है। विज ने कहा कि कांग्रेस ने देश पर सालों तक राज किया और कश्मीर की जो समस्या है वही कांग्रेस की देन है। देश में आतंकवाद कांग्रेस की पैदावार है। ये कांग्रेस का जो फार्मूला था कश्मीर को अलग स्टेटस देने का, 370 बनाने का, ये उसकी पैदावार है। ये कोई बीजेपी के 2 साल के 5 साल के टाइम में नहीं हो गया। मौका फरियादियों की समस्याओं को सुनना था, उनके निराकरण का था, लेकिन अनिल विज कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधना नहीं बोलते।
उधर धर्मशाला में विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडे लगाने के मामले में पुलिस ने जहां एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, तो वहीं सीएम ने कहा कि देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ हर एक हिमाचली एकजुट है। धर्मशाला में विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडे लगाने के मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से एक और आरोपी को पंजाब से ही गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी पर हिमाचल प्रदेश के सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ हर एक हिमाचली एकजुट है। गुरपतवंत पन्नू का एक और ऑडियो सामने आया। ये संदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जज शिवांगी के लिए है। सेक्सुअल जस्टिस ने खालिस्तान के झंडे लगाए हैं, बम नहीं लगाया। अब आपका टाकरा सेक्सुअल जस्टिस के साथ है। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। खालिस्तान झंडों का मुकदमा बंद करो या फिर अंजाम भुगतो। याद करो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मुख्यमंत्री बेअंत के अंगरक्षक उसे नहीं बचा सके। सेक्सुअल जस्टिस 6 जून को संत पिंडरावालों की शहादत के दिन हिमाचल की खालिस्तान रेफरेंडम की वोटों की तारीख ऐलान करेगी। कितना आसान होता ना विदेशों में बैठकर एक वीडियो वायरल कर धमकी देना। गुरपतवंत सिंह विदेशों में रहकर साजिश रचता है भारत के खिलाफ, लेकिन उसको मुंहतोड़ जवाब वक्त वक्त पर दिया जाता है, उसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता। उधर गुरुग्राम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में प्रदेश के सभी जेजेपी जिलाध्यक्ष और युवा कार्यकर्ता शामिल रहे। गुरुग्राम के जीआईए हाउस में जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पार्टी के जनाधार और युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए इस बैठक में कार्यकर्ताओं से चर्चा की। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और युवा विंग के कार्यकर्ता शामिल रहे। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि इन 100 प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा पार्टी का टारगेट दिया गया है, इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा इस बैठक में दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की कि पार्टी के जनाधार को किस तरह से और बढ़ाया जाए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अजय चौटाला की तरफ से लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और उसी आधार पर इस बैठक को किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए गए। पंचायत चुनाव पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जल्दी पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से कुछ तैयारियां की जा रही हैं। उन्हें पूरा होते ही हरियाणा चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की तारीख तय कर लेगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में अब आपको यमुनानगर की बात बताते हैं। रविवार को यमुनानगर को बड़ी सौगात मिलेगी। शनिवार को कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रैली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर में प्रगति रैली को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री और जगाधरी से विधायक कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि ये प्रगति रैली आज तक की सबसे बड़ी रैली होगी। ये रैली रिकॉर्ड तोड़ होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में पूरे प्रदेश के अंदर जहां विकास करवाया, तो वहीं यमुनानगर के अंदर 4000 करोड़ के विकास कार्य करवाए। अब की बार जो भी काम बकाया है उनकी घोषणा सीएम करेंगे। चुनाव से पहले ये सारे काम पूरे हो जाएंगे। ये रैली जो आज होने लग रही है, इसको मैं समझता हूँ कि जब सरकार बनी इसके तुरंत बाद ही लगभग फाइनल था ये, लेकिन उस समय कोरोना की वजह से कोई भी कार्यक्रम इस प्रकार का आयोजित नहीं किया था। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कार्यक्रम रखे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, हर क्षेत्र में निष्पक्ष रूप से प्रदेश में काम करवाए हैं। उन्होंने कहा कि रैली जब दूसरी बार सरकार बनी थी तभी होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। अब इसमें कौन सी बड़ी सौगात मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा अपने एक्टिव मोड में नजर आई हैं। कमलेश ढांडा ने फतेहाबाद के रतिया में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कमलेश ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। फतेहाबाद के रतिया में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा पहुंची। इस दौरान कमलेश ढांडा ने महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही फोर्टिफाइड दूध वितरण में लापरवाही एवं ड्यूटी पर गैर हाजिर मिले स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कमलेश ढांडा ने विभाग के 6 सुपरवाइजर्स को निलंबित करने के आदेश दिए। कमलेश ढांडा की इस कार्रवाई के बाद विभाग में खलबली मच गई। इतना ही नहीं, पूरे घटनाक्रम में राज्य मंत्री ने जिला परियोजना अधिकारी को मौके पर तलब किया और लापरवाही के लिए लताड़ लगाई। दरअसल कमलेश ढांडा नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर रतिया पहुंची थी। कार्यकर्ता सम्मेलन के
समापन के बाद राज्य मंत्री कमलेश ढांडा कार्यकर्ताओं के निर्धारित चाय के कार्यक्रम में जा रही थी। इसी बीच वो अचानक सीडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंच गई। सीडीपीओ कार्यालय में राज्य मंत्री ने हाजिरी रजिस्टर जांचा तो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और अप्रेंटिस की मौजूदगी मिली, जबकि थोड़ी देर में एक सुपरवाइजर पहुंची। मंत्री कमलेश ढांडा ने वहां पर बड़ी मात्रा में रखे फोर्टिफाइड दूध के वितरण में हो रही देरी पर नाराजगी भी जाहिर की। कमलेश ढांडा जिस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आई और उससे वाकई अधिकारियों में और साथ ही वहां जो कर्मचारी उनमें खलबली मच की। जरूरत है कि बीच बीच में ऐसे इंस्पेक्शन मंत्रियों की तरफ से किया जाए। उधर यमुनानगर में एक बार फिर से खाकी दागदार हुई है, क्योंकि पुलिस पर एक मामले में पैसों की साठगांठ करने का आरोप लगा है। यमुनानगर पुलिस पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। कई पुलिसकर्मियों पर विभाग ने कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्रपाल सिंह ने सडौरा थाना में कार्यरत 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल समेत एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार एक्ट में मामला दर्ज किया। जिसमें आशीष कुमार डीएसपी को हमने तफ्तीश की है, जिसमें 4 पुलिस वाले हैं, एक अन्य आदमी है, प्राइवेट आदमी है। ये लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे और रिश्वत ले रहे थे, जिसके संबंध में हमने कल रात को एफआईआर दर्ज करी। एसपी ने बताया कि कुछ दिन पहले सडौरा थाने में एनडीपीसी एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। इसकी जांच कर रहे पुलिस कर्मचारियों ने संबंधित आरोपियों से पैसे की मांग की। इस बात की सूचना पुलिस अधीक्षक तक पहुंची। उन्होंने मामले की जांच डीएसपी आशीष कुमार से करवाई, जिसमें कई पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि सडौरा थाने में तैनात पुलिस के कर्मचारी नशा बेचने वालों से दर्ज मुकदमे में हेरफेर करने के लिए पैसे की मांग कर रहे थे, जिसके बाद ये सूचना पुलिस अधीक्षक तक पहुंची और पुलिस अधीक्षक ने तुरंत इस संबंध में भ्रष्टाचार एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। रजनी सोनी, यमुनानगर, खबरें अभी तक। खाकी में बैठे जो खाकी को दागदार करने का काम कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। उधर करनाल में प्रशासन और साथ ही किसान एक बार फिर आमने सामने आ गए। टावर लगाने को लेकर यह विवाद हुआ और उसके बाद क्या हुआ, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए। करनाल के असंध में किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। दरअसल असंध में किसानों ने इकट्ठे होकर खेतों में लगने वाले हाई वोल्टेज तारों के टावर्स का विरोध किया। पहले सभी किसानों ने मीटिंग की, उसके बाद किसानों और प्रशासन के बीच मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग में कोई समाधान नहीं निकला और किसानों ने उस तरफ कूच किया जहाँ पर टावर लगने हैं। असंध का बंदराला और दनौली गांव के बीच 16 टावर लगने हैं, जो कि हाई वोल्टेज तारों के हैं। किसानों की मांग है कि एक टावर लगाने का किसानों को 5 लाख रुपए से कम मुआवजा दिया जाना चाहिए, जबकि शासन और प्रशासन की तरफ से एक टावर का 75,000 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इन टावर के लगने की वजह से किसानों की जमीन के भाव औंधे मुंह गिर जाएंगे, इसलिए सरकार को मुआवजा देना चाहिए। सभी किसान उस जगह पर पहुंचे जहां पर प्रशासन ने टावर लगाने के लिए जमीन को चिन्हित किया है और वहां पर पिलर लगा दिए थे। बाद में टावर लगाने में प्रशासन को आसानी होगी, इसीलिए वहां पर पिलर लगा दिए गए थे, लेकिन किसानों ने वहां पहुंचकर पहले तो उन पिलर्स को जमीन से बाहर निकाला और उसके बाद खुदे हुए गड्ढों में मिट्टी भरना शुरू कर दिया। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक। टावर लगाने को लेकर हंगामा हुआ, किसान सरकार आमने सामने हो गए। क्या समाधान निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। उधर आरसी मामले में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन की रिमांड पर भेजा। आरसी मामले में करनाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और 3 दिन के रिमांड पर लिया। शुरुआती जांच में नितिन ने इस फर्जीवाड़े में अपने 2 और साथियों के शामिल होने की बात को बताया है। साथ ही बताया कि ये फाइनेंस और लोन की गाड़ियों की फर्जी आरसी तैयार कर ऐसा फर्जीवाड़ा करते रहे हैं। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जाएगी। नितिन शर्मा ने बताया कि वो गाड़ियों को कमीशन पर खरीदने बेचने का काम करता है। मेरठ के पवन से उसने ब्रेजा गाड़ी को आतंकियों को दिलवाया था। पैसे भी सीधे पवन के अकाउंट में चले गए, मुझे मेरा कमीशन मिल गया। चारों में से किसी भी आतंकी के साथ कोई जान पहचान नहीं है। असल गाड़ियां हैं, उनका आगे हैश लगा के गाड़ी के उसके नंबर के आगे, और ये उसे डुप्लीकेट आरसी बनाते हैं। सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि नितिन कुमार मेरठ से गाड़ी लेकर आगे किसी संदीप नाम के व्यक्ति को बेच रहा था। 2 गाड़ियों की फर्जी आरसी मिली है। आपको बता दें कि रविवार को आतंकियों का पुलिस रिमांड खत्म हो रहा है और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये गिरफ्तारी पुलिस के लिए बेहद अहम हुई है, लेकिन अब इससे पूछताछ में और क्या खुलासे होते हैं, ये वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं, बात रामनगर की करते हैं, जहां के मालधन क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है। हालात ये हैं कि प्राथमिक विद्यालय कुमुगडार 2 में तूफान आने से स्कूल के भवन की छती उड़ गई। अब ऐसे में शिक्षा विभाग की खस्ता हाल कार्यशैली की पोल खोलकर इसने पूरी तरीके से रख दी। इसी पर देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। वो कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया?
ये तस्वीरें रामनगर से सामने आई हैं, जहां तूफान ने उड़ाई विद्यालय की छत और मासूम बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। आपको बता दें, रामनगर की मालधर क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था खस्ता हाल में है और शिक्षा विभाग की लापरवाही से बच्चों की जान तक को खतरा है। जहां तूफान ने शिक्षा विभाग की खस्ता हाल कार्यशैली की पोल खोल दी। तस्वीरों में विद्यालय का हाल साफ दिख रहा है, क्योंकि विद्यालय साल 2013 से आज तक एक टीन शेड की मिट्टी से बने कमरे में संचालित है। गनीमत रही जिस वक्त तेज तूफान आया, विद्यालय की टीन की छत उड़ी, उस समय विद्यालय की छुट्टी हो चुकी थी, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। अब इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि अब ये मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही विद्यालय के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी। सरकार प्रशासन के तमाम दावे, लेकिन अगर एक तूफान में स्कूल की छत उड़ जाए और बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर होना पड़े तो हैरान कर देगा। उधर महेंद्रगढ़ में दूल्हे और बारातियों को दुल्हन के माता पिता और रिश्तेदारों से गाली गलौज और बदतमीजी करना भारी पड़ गया, क्योंकि दूल्हे के इस बर्ताव के बाद दुल्हन ने फेरे लेने से मना कर दिया। दिखाते हैं आपको। महेंद्रगढ़ में शराबी दूल्हे का सारा नशा उस समय उतर गया जब उसकी दुल्हन ने शादी से ही मना कर दिया। दरअसल महेंद्रगढ़ में एक परिवार ने अपनी 2 बेटियों की शादी 12 मई को निश्चित की थी। बड़ी बेटी की बारात आई, अच्छे से विवाह निपट भी गया, लेकिन छोटी बेटी की बारात आने में देर हो गई। पता चला कि दूल्हा और बाराती नशे में धुत होकर सड़क पर हुड़दंग कर रखे गए। किसी ने पुलिस को सूचना दी तो डायल 112 से गाड़ी आ पहुंची, डीजे बंद करवाया गया। बाराती और दूल्हा जिद पर अड़ गए कि बैंड बाजे का प्रबंध हो। वधु पक्ष की तरफ से बैंड बाजे का प्रबंध भी किया गया, लेकिन बारातियों ने बाजे वालों के साथ भी बदतमीजी कर दी। वहीं दूल्हा दुल्हन के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने सारी हदें पार कर दी, माला और सेहरा उतार कर फेंक दिया। इतना ही नहीं, दुल्हन, उसके माता पिता और परिवार को गाली देने लगा। वहीं सबका पता जब दुल्हन को लगा तो दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। दूल्हे पक्ष के लोगों ने मनाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन ने शादी से साफ इनकार कर दिया। आखिर में बारात को बैरिंग लौटना पड़ा। ऐसे लोगों को ऐसे सबक सिखाया जाना बेहद जरूरी है। इसी के साथ 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक।